अगर आपका इस साल एमबीबीएस में मेरिट नहीं बन रहा और आप एमडी कैट को रिपीट करने का सोच रहे हैं, बट आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरह आप अपना गैप ईयर प्लान करें, किस तरह आप इसको इफेक्टिवली गुजारें और किस तरह आप एमडी कैट को रिपीट करें, कौन सी बुक्स आप इस्तेमाल करें, अकेडमी ज्वाइन करें ना करें, या फिर कौन सी अकेडमी ज्वाइन करें, फिजिकल या ऑनलाइन, किस तरह से स्टडी करें, एफएससी इंप्रूव करें ना करें, और फिर अगर एफएससी इंप्रूव करनी है तो पैरेलल किस तरह लेके जाएं दोनों चीज़ों को। और ये जो जनरल खिचड़ी पक रही है एमडी कैट के हवाले से कि सेंट्रलाइज टेस्ट होगा नहीं होगा, उसको किस तरह मैनेज किया जाए, पेपर्स के डायरेक्ट बाद लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, फिर उसको किस तरह मैनेज किया जाए, अगर आपके जहन में ये सारे सवालात हैं और आप एमडी कैट को रिपीट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z फुल डिटेल के साथ सब कुछ बताने वाला हूं कि किस तरह से आपने एमडी कैट को रिपीट करना है, या इन बेटर वर्डिंग आपने एमडी कैट को इम्प्रूव करना है। ये वीडियो ज़रा लंबी होने वाली है, इसलिए मैंने नीचे चैप्टर्स दिए होंगे, तो अगर आपको एक पार्ट की समझ आ जाती है तो आप दूसरे पार्ट तक स्किप कर सकते हैं उसको। फॉर दोज ऑफ यू दैट आर न्यू टू द चैनल, आई एम मोहम्मद हयान खान. I have scored 184 marks in this recent MDCAT conducted in 2024. इस वक्त प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के मुताबिक मेरा 331 रैंक बन रहा है, एंड इंशाल्लाह बादशाह खान मेडिकल कॉलेज मर्दान में मेरा एडमिशन हो जाएगा इन केपी। So without further ado, let's get started. अच्छा, द फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू टैकल इज के वेदर वी शुड रिपीट आर नॉट। देखें, इसमें आपको मिक्स ऑफ ओपिनियंस मिलेंगे। कोई आपसे कहेगा कि हाँ कर लेना चाहिए, कोई आपसे कहेगा इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैं आपसे कहता हूँ, माय ओपिनियन इज कि अगर तो डॉक्टर बनना आपका पैशन है तो फिर पैशन को फॉलो कीजिए। आप एक बार फेल होते हैं, दो बार फेल होते हैं, तीन बार फेल होते हैं, इट डजंट मैटर, यू ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन अंटिल यू सक्सीड एट दैट थिंग, और आप अपना पैशन अचीव कर दे, बिकॉज दैट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आप जी ही उस पर्पस के लिए रहे हैं। सो ये चीज समझने की कोशिश कीजिए, फिर खुद को डीमोटिवेट ना कीजिए। अगर आपने फैसला किया था बचपन से कि आपको डॉक्टर बनना है और डॉक्टर के अलावा कोई चीज आपको नहीं पसंद, तो फिर आप बने। आपकी लाइफ है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप खुद इसके जिम्मेदार हैं। आप कहें मेरा पैशन है, दिस वेस्ट ऑफ टाइम इज वर्थ फॉलोइंग माई पैशन। लेकिन अगर मैं अपनी बात कहूं, डॉक्टर बनना वॉज नेवर माई पैशन, इट वॉज नेवर माई ड्रीम। आई वॉज बिकमिंग अ डॉक्टर बिकॉज ये एक अच्छा प्रोफेशन था, इट वॉज अ गुड करियर ऑप्शन, a stable career option in fact, और my parents wanted me to become a doctor. तो मुझे ये फील्ड अच्छी लगी एंड आई गेव इट अ ट्राई एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट सक्सीडेड इन इट। अगर तो मैं फर्स्ट टाइम फेल हो जाता, यानी ये भी मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था इसमें मैं फेल हो जाता, तो मैं सेकंड ट्राई देता एमडी कैट को, बट दैट सेकंड ट्राई वाज मोर देन इनफ। अगर उस सेकंड ट्राई में भी मेरा ना हो पाता, क्योंकि देखें आई वुड हैव गिवन इट माई 100%, मैं एमडी कैट को अपना 100% दे चुका होता। अगर उसके बाद भी एमडीकेट क्रैक ना होता मुझसे, देन आई वुड कंसिडर दैट द विल ऑफ गॉड एंड आई वुड हैव कम टू टर्म्स विद इट। बात को समझने की कोशिश करें। मेरे लिए ये चीज कहना आसान है बिकॉज इट इज नॉट माई पैशन। तो अगर आप में से इस तरह के लोग हैं कि जो डॉक्टर बनना चाहते हैं बट डॉक्टर बनना उनका पैशन नहीं है, वो अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से डॉक्टर बन रहे हैं या इसलिए बन रहे हैं कि सोसाइटी में ये एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन समझा जाता है और फाइनेंशियली भी एक स्टेबल करियर है, तो आप पहला अटेम्प्ट देते हैं, खैर है, उसमें आप फेल हो जाते हैं, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, आप दोबारा ट्राई करें। बट जब आप दोबारा भी फेल हो गए, देन दैट इज मोर देन इनफ। तीसरा ट्राई देने की जरूरत नहीं है। मैं कंसिडर करता हूं कि तीसरा ट्राई इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि आपने जिंदगी में एक जगह में स्टक नहीं रहना। लाइफ में और भी बहुत अच्छे सारे फील्ड्स हैं। आप फिर अपनी डिग्री चेंज करें, मैं खुद अपनी फिर डिग्री चेंज करता। इनफैक्ट मैंने तो इतना प्लान किया हुआ था कि अगर तो मेरा एमडीकेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता तो नेक्स्ट ईयर से गैप ईयर में मैं एडिशनल मैथ्स भी करूंगा और इंजीनियरिंग के टेस्ट भी दूंगा और साथ में एमडीकेट भी दूंगा। अगर एमडीकेट क्लियर हो जाता है, वेल एंड गुड, वहां पर मैं चला जाऊंगा, मैं खुश हूं उसके साथ। अगर एमडीकेट क्लियर नहीं होता और इंजीनियरिंग टेस्ट क्लियर हो जाते हैं, मुझे इंजीनियरिंग से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई लाइक दैट फील्ड। अगर आप एक गुड करियर ऑप्शन के पीछे भाग रहे हैं लेकिन एमडीकेट आपका क्लियर नहीं हो रहा, तो टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप वो कहते हैं ना कि तमाम एग्स एक बास्केट में ना रखें,
तो आपने फिर कश्तियां नहीं जलानी। कश्तियां जलानी उन लोगों को है जिनका पैशन है, फिर वो 100% फोकस करे एमडी कैट ही के ऊपर। लेकिन अगर किसी बंदे का पैशन नहीं है डॉक्टर बनना, ही इज लाइक मी, तो फिर उसको कश्तियां नहीं जलानी चाहिए, उसको अपने लिए एक बैकअप प्लान रख लेना चाहिए कि इन केस अगर क्राइसिस आ जाता है, एमडी कैट फेल हो जाता है, तो फिर वो दूसरी चीज के पीछे जा सकता है। सो टू कंक्लूड दैट अगर आपका पैशन है फिर सही है, लेकिन अगर आपका पैशन नहीं है, यू आर जस्ट कैजुअली वांट टू बिकम अ डॉक्टर जस्ट लाइक मी, तो फिर आप 2 अटेम्प्ट दें और फिर तीसरा अटेम्प्ट के बारे में ना सोचें। बिकॉज मैं ना सोचता तीसरे अटेम्प्ट के बारे में, मेरी बस हो जाती। बात को समझने की कोशिश कीजिए, 2 अटेम्प्ट्स आर मोर देन इनफ। अच्छा, इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें बीडीएस में एडमिशन मिल रहा है, तो क्या हम बीडीएस को चूज करें या एमबीबीएस के लिए हम एमडी कैट को दोबारा रिपीट करें। इसमें भी वही सेम आंसर है कि अगर तो आपको बचपन ही से एमबीबीएस डॉक्टर बनना था एंड इफ इट वाज योर पैशन, फिर आप रिस्क लें, क्योंकि रिस्क के बगैर कुछ नहीं हो सकता। खैर है, आप बीडीएस में एडमिशन लें, 1 साल तक आप बीडीएस चलाएं और साथ साथ में आप एमडी कैट के लिए भी प्रिपरेशन करें। अगर आपका एमडी कैट हो जाता है तो खैर है, 1 साल आपका ज़ाया हो जाएगा, बट आपको आपका पैशन आप अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर कोई मेरी तरह का इंसान है, अब अगर मैं खुद से ये सवाल पूछूं, तो अगर मुझे बीडीएस में एडमिशन मिल रहा होता, आई वुड हैव गॉन फॉर इट। मैं एमबीबीएस के लिए एमडी कैट को हरगिज रिपीट नहीं करता, बिकॉज बीडीएस भी एक अच्छा प्रोफेशन है, वो भी डॉक्टर होते हैं। अच्छा, सोसाइटी में एक चीज है कि हमारी सोसाइटी में बीडीएस को बहुत ज्यादा कमतर समझा जाता है, एंड आई वांट टू चेंज दैट थिंग। यार, बीडीएस एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, क्यों उसको आप कमतर समझ रहे हैं। बीडीएस के बाद आपकी ड्यूटी काफी आसान होती है। वेदर एक एमबीबीएस डॉक्टर के 24-24 घंटे की शिफ्ट्स लगती हैं, रात में भी अगर इमरजेंसी हो जाती है तो वो घर से चला जाता है इमरजेंसी को ट्रीट करने। लेकिन बीडीएस डॉक्टर की ड्यूटी कितनी आसान है, आप सुबह से लेकर दोपहर तक ड्यूटी करें, उसके बाद फैमिली टाइम आप स्पेंड करें पुरसुकून माहौल में। अच्छा, अगर आप अब्रॉड जाते हैं तो बीडीएस वाले डॉक्टर ज्यादा कमा रहे हैं एमबीबीएस डॉक्टर से। ये एक टूथ एक्सट्रैक्शन पर वो $1000 लेते हैं। सो बीडीएस इज अ वेरी गुड प्रोफेशन। अगर तो आपको सीट मिल रही है बीडीएस में, तो आई वुड एडवाइस कि आप ले लें बीडीएस को, आप बाद में खुश रहेंगे। अगर मुझे बीडीएस में सीट मिलता और एमबीबीएस में ना मिलता, आई वुड हैव चूजन बीडीएस। दिस इज माय ओपिनियन, यू कैन टोटली डिसएग्री विद इट and I am okay with it. Now let's move on to some practical steps. देखिए, आप अगर MD-CAT रिपीट कर रहे हैं तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, आई रिपीट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू एनालाइज योर जर्नी। आपने पास्ट में MD-CAT दिया है, आप अब उसको एनालाइज करें कि क्यों आपका MD-CAT में लो स्कोर आया है, क्यों आप मेरिट से रह गए हो। आई वॉन्ट यू कि आप एक पेन लें और आप एक पेपर लें और उसके ऊपर एक क्वेश्चन आप खुद से पूछें कि मेरा मेरिट क्यों नहीं बना, और फिर आप उसके नीचे रीजंस लिखें। एक रीजन लिखे, दूसरा रीजन लिखे, क्या वजह थी। आपने स्टडी सही इस तरह से नहीं की, आपने रिवीजन नहीं की, आपने गलत मटेरियल पढ़ा, आपने एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ा, एकेडमी सही ज्वाइन नहीं की। ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम ए टू जी आप सारे रीजंस लिखें और फिर उन रीजंस का सोल्यूशन फाइंड करें। देखें, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन द बेस्ट आर दोज कि जो अपनी गलतियों से सबक सीखते हैं। अगर तो आपने अपनी इन गलतियों से सबक नहीं सीखा, आप 2025 में भी यही मिस्टेक्स रिपीट करेंगे, तो फिर फायदा ही नहीं है। फिर आपको रिपीटर ही कहा जाएगा, आपको इंप्रूवर नहीं कहा जाएगा। इंप्रूवर वो इंसान होता है जो खुद को इंप्रूव करता है। आपने पास्ट में जितनी गलतियां की हैं, अब आपने उसको इंप्रूव करना है। एक तो ये कि आपने एक पेन और पेपर लेना है और अपनी जर्नी में जितनी ज्यादा मिस्टेक्स आपने की हैं, आपने टाइम वेस्ट किया था, आप डर गए थे टेस्ट के दौरान, टेस्ट में आप पैनिक हो गए थे, आपने अपना एक क्वेश्चन का आंसर आपने दूसरे क्वेश्चन के आंसर में पुट किया, ये वाली मिस्टेक्स आपसे हो गई थी। ये सारी चीजें आपने नोट डाउन कर देनी है और उसके सामने आपने उनका सोल्यूशन लिखना है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन लिखना है। अगर तो कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं कि जिनका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा, तो फिर आप अपने जो आपके टीचर्स हों, आपके बड़े हों, आप उनसे भी हेल्प मांग सकते हैं। और आप इवन मेरे इंस्टाग्राम पेज पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आप वो पिक्चर मुझे सेंड कीजिए उस पेज का,
अगर तो मैं इस स्टेट में था कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगा। एक तो ये चीज़ आपने कर लेनी है, और उसके अलावा आपने आपका जो आंसर शीट की कॉपी मिली थी एमडी कैट वालों की तरफ से, तो वो आपने उठानी है। और आपने अगर ऑनलाइन 2024 का पेपर खोलना है या फिर प्रिंट उसका निकालना है, वो ज़्यादा बेहतर है। आपने एक एक क्वेश्चन को जज करना है। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा है, अगर तो उस क्वेश्चन का आपने सही आंसर लिखा है, तो उसके सामने लिखें कि आपने क्यों इस क्वेश्चन को सही किया है, क्या वो वजह थी कि ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका सही हो गया है। आंसर आपका यही हो सकता है कि हाँ, ये वाला टॉपिक मैंने पढ़ा था और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे समझ आ रहा था। इसके अलावा और जो जो क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं, उसके सामने उसका रीजन लेके कि क्यों ये क्वेश्चंस आपसे गलत हुए हैं। अगर एक क्वेश्चन आपसे सही हुआ है, उसका भी रीजन लिखें कि क्यों आपसे सही हुआ है, और अगर एक क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है तो उसका भी आप रीजन लिखें कि क्यों वो आपसे गलत हुआ है, और फिर उन रीजंस को और उन फैक्टर्स को खत्म करने की कोशिश कीजिए। यहां से आपको अपनी वीकनेसेस का पता लगेगा कि कौन से चैप्टर्स आपके वीक थे और उस वजह से आपके एमसीक्यूज उस चैप्टर में से गलत हुए हैं। और इसके अलावा बाज स्टूडेंट्स को ये होता है कि उन्होंने स्टडी की होती है, बट टेस्ट के दौरान वो डर की वजह से, उस प्रेशर की वजह से उनके बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। किसी के ओवर थिंकिंग की वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो अगर आप टेस्ट से डर रहे हो, तो मेरी जो फर्स्ट वीडियो है डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, यहाँ पर आई बटन में भी आ रही होगी, वो आप वो देख सकते हैं। इंशाल्लाह वो आपकी बहुत मदद करेगी 2025 का ये डर खत्म करने में। दिस इज, आई रिपीट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ये चीज आपने स्किप कर दी ना, आप यही गलतियां दोबारा 2025 में भी रिपीट करेंगे और फिर कोई फायदा नहीं है एमडी कैट देने का। कामयाब इंसान वो नहीं होता जिससे गलतियां नहीं होती और जो फेल नहीं होता, बल्कि कामयाब इंसान वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है, जो अपने फेलियर से सीखता है और फिर वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करता। अच्छा, नेक्स्ट एडवाइस आई वुड गिव यू गाइस इज के अगर आपका एफएससी में कम मार्क्स आए हैं, तो प्लीज 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 एफएससी को इम्प्रूव कीजिए। या आपके पास एक गोल्डन चांस है इम्प्रूवमेंट का। आप देखें 40% का जो एग्रीगेट है ये आपके एफएससी के मार्क्स डिटरमाइन करते हैं। अगर आपके एफएससी में कम मार्क्स हैं, तो आपको एमडीकेट में बहुत ज्यादा मार्क्स लेने पड़ेंगे, और उधर दूसरी साइड पे अगर आपके एफएससी में ज्यादा मार्क्स हैं, तो फिर आप एमडीकेट में अगर 185 190 तक भी मार्क्स ले लें केपीके में, तो आपकी एडमिशन हो जाएगी। अच्छा, पंजाब में ये सिस्टम हुआ है कि वहां पर मेरिट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वहां पर तो कंपटीशन और भी ज्यादा है। आपको जिधर जिधर से पुश मिल सकता है आप वहां से पुश लें। आपकी एफएससी में गैप है, आप वहां पर मार्क्स इंप्रूव करें। अच्छा, सब्जेक्ट्स किस तरह आपने सेलेक्ट करने हैं, मैं आपको अपनी एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। ये मेरी बोर्ड की डीएमसी है, आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। इसको जरा स्टडी करते हैं। आपने इस तरह अपनी डीएमसी उठानी है और आपने एक एक सब्जेक्ट को स्टडी करना है। देखिए, इंग्लिश में मेरे पार्ट 1 में 92 मार्क्स आए हैं, पार्ट 2 में मेरे 89 मार्क्स आए हैं। अब यहां पर इतना ज्यादा गैप भी नहीं है, और दूसरा ये कि इंग्लिश एक हार्ड सब्जेक्ट है। मैं समझता हूं कि इस पर वक्त लगाना हो सकता है, इसमें भी मार्क्स बढ़ सकते हैं, बट बहुत कम मार्क्स बढ़ेंगे और वक्त इसमें मेरा जाया होगा। उर्दू में पार्ट 1 में 94 मार्क्स हैं, पार्ट 2 में फिर मैंने 93 मार्क्स लिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, इसमें इतना बड़ा गैप नहीं है। इस्लामियात में मेरे 47 मार्क्स आए हैं, विच इज़ गुड स्कोर। मुतालिया कुरान हकीम में मैंने पार्ट 1 में 50 मार्क्स लिए हैं और पार्ट 2 में 44 मार्क्स लिए हैं। अब मुतालिया कुरान हकीम में आप 50 मार्क्स ले सकते हैं। मुतालिया कुरान हकीम का पेपर ज़रा आसान आता है, तो यहाँ पर 6 मार्क्स मैं बढ़ा सकता हूं। तो मैं अपने साथ लिख लूं कि मुतालिया कुरान हकीम में 6 मार्क्स में ले सकता हूं। अच्छा, पाकिस्तान स्टडीज में मेरे 47 मार्क्स हैं, विच इज अ गुड स्कोर। अच्छा, फिजिक्स में मेरे 79 मार्क्स आए थे पार्ट 1 में आउट ऑफ 85, और 67 मार्क्स आए हैं पार्ट 2 में। यहाँ पर मुझसे ज़रा न्यूमेरिकल्स गलत हुए थे, और उनकी वजह ये थी कि मुझसे कांस्टेंट की वैल्यू भूल गई थी। तो फिजिक्स का फर्स्ट पेपर था और ये मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था सेकंड ईयर में, तो मैं इसको इंप्रूव कर सकता हूँ। इसके 67 मार्क्स है, इसमें 18 मार्क्स का गैप है, जिसमें से मैं 80 तक तो ये स्कोर लेके जा सकता हूँ काफ़ी आसानी के साथ। तो यहाँ पर मैं बढ़ा सकता हूँ 13 मार्क्स। मैंने अपने साथ ये लिख देने हैं कि 13 मार्क्स। अच्छा, बायोलॉजी में मेरे पार्ट 1 में 81 मार्क्स हैं, पार्ट 2 में भी मेरी 81 मार्क्स हैं आउट ऑफ 85, लेकिन पार्ट 2 में प्रैक्टिकल में मुझे 15 में से 10 नंबर दिए गए हैं।
तो अगर मैं बायोलॉजी के लिए अप्लाई करता हूं और थ्योरी के पेपर में मैं अपीयर नहीं होता और सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए जाऊं तो ये 5 मार्क्स में इंक्रीज कर सकता हूं। तो 5 मार्क्स आप ये लगा लीजिए, मैं टोटल 24 मार्क्स इंक्रीज कर सकता हूं। तो अभी मेरा एग्रीगेट है 92.79। अगर ये 24 मार्क्स इनके साथ लग जाएं तो मेरा एग्रीगेट बन जाएगा 93.59, जो कि इस साल मुझे केएमसी में एडमिशन दिला सकता था। बट मैंने एमडीकेट भी इंप्रूव करना है, तो उसके मार्क्स कैलकुलेशन आपने करनी है कि आप कितने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। मुझे खुद पे इतना यकीन है कि मैं 184 से लेके जा सकता हूं 190 192 के बीच में। तो मेरा एग्रीगेट बन जाएगा 95.59 अगर मेरे 192 मार्क्स आते हैं और मेरे 24 मार्क्स एफएससी में बढ़ जाते हैं। इस तरह आपने अपने लिए कैलकुलेट करना है कि आप कितने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहां पर आप अपना एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने देख लेना है कि एफएससी में कितना मार्जिन है और एमडीकेट में आप कितना मार्क्स बढ़ा सकते हैं और फिर आपका इंट एग्रीगेट कितना बनेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन पैदा होता है कि चले हमने एफएससी इंप्रूव करना है तो फिर हम एफएससी और एमडीकेट दोनों को एक साथ किस तरह इंप्रूव करें। और जो फ्रेशर्स हैं तो वो उनका ये सवाल आ सकता है कि हम एफएससी को और एमडीकेट को पैरेलल किस तरह प्रिपेयर करें, यानी एक साथ किस तरह प्रिपेयर करें। तो उसका आंसर सिंपल है। मैं आपको अपने बारे में बताता हूं। मैं जब एफएससी में था तो मैं समझता था कि एमडीकेट के लिए प्रिपरेशन करना और एफएससी के लिए प्रिपरेशन करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। बट नाउ जब मैंने एमडीकेट दे दिया है और एफएससी के भी पेपर्स दे दिए हैं, नाउ आई कंसिडर कि एक ही तरह की स्टडी से ये दोनों आपके कवर हो सकते हैं। और वो स्टडी ये है कि प्लीज 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 स्टिक टू योर बुक। अपनी बुक से आप पढ़ेंगे ना, आपका एमडीकेट भी क्लियर होगा, आपकी एफएससी भी इंप्रूव होगी। आप अगर एक सब्जेक्ट को इंप्रूव कर रहे हैं, लेट्स से मैं कहता हूं मैं फिजिक्स को इंप्रूव कर रहा था ना, तो ये मेरी फिजिक्स की बुक है। अब मैंने एफएससी के लिए इससे किस तरह टॉपिक को पढ़ना है और एमडीकेट के लिए किस तरह टॉपिक को पढ़ता है, आइए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। ये है फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कूलम्स लॉ। ये आपके एफएससी में भी इंक्लूडेड है और ये आपके एमडीकेट में भी इंक्लूडेड है। एफएससी में आपसे मांगा जाएगा एक्सप्लेन कूलम्स लॉ। तो उसमें आपने क्या क्या लिखना है, आपने ये लिखना है कि कूलम्स लॉ पेश किसने किया था, कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है। फिर अगले पेज पर जो इसका ये मैथमेटिकल फॉर्म है आपने ये वहां पर लिखना है, किस तरह न्यूटन्स थर्ड लॉ इस कूलम्स लॉ पर किस तरह अप्लाई होता है। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यानी ये चीजें आपने याद करनी है ना। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसको याद करते हुए आपने एमडीकेट के लिए खुद को किस तरह प्रिपेयर करना है। देखें, पढ़ते हैं, चलें पढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस उन्होंने लिखना है, आपने एक पेन लेना है या एक हाइलाइटर ले सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं, कुछ भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस व्हिच आर एट रेस्ट आर स्टैटिक। ये पहला एमसीक्यू है आपका, आपने इसको अंडरलाइन कर दिया। आपसे पेपर में एफएससी में पूछा भी जा सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करें, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो आपने ये वाली डिफिनीशन जब याद कर ली, आपका ये एमसीक्यू भी क्लियर हो गया। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन स्टैटिक चार्ज पार्टिकल इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये एक अलग एमसीक्यू है। उसके बाद है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स दैट आर कॉज्ड ड्यू टू देयर इलेक्ट्रिक चार्ज, कि उनकी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ये फोर्स होता है। एक दूसरा एमसीक्यू है। इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज कूलम्स फोर्स, एमसीक्यू, इसको अंडरलाइन करें। इन एसआई यूनिट चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम्स, सिंबल सी। ये एमसीक्यू हो सकता है, एसआई यूनिट में चार्ज को किस यूनिट में मेजर किया जाता है। द चार्ज Q is quantized and is an integral multiple of the elementary charge E। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि चार्ज जो है तो वो क्वांटाइज्ड है और इंटीग्रल मल्टीपल है E का। तो अब आप एफएससी के लिए इन चीजों को याद कर रहे हैं और इन ही चीजों में आपके एमसीक्यूज बन रहे हैं, तो उनको आप अंडरलाइन कीजिएगा। Coulomb's law, the quantitative measurement of the force between two electric charges was first made by Coulomb। ये आपका एमसीक्यू है। He carried out a series of experiments to measure the force between electric charge using an apparatus known as torsion balance। ये आपका दूसरा एमसीक्यू हो गया। Coulomb expressed experimental data in the form of a statement which is known as Coulomb's law। अब आप एफएससी के लिए इस Coulomb law के स्टेटमेंट को याद रखेंगे ना, याद करेंगे ताकि आप वहां पर उसको लिख लें। इसी स्टेटमेंट से आपके दो एमसीक्यूज बनते हैं। It states that the magnitude of the force between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges, एक एमसीक्यू, and inversely proportional to the square of the distance between them। ये हो गया आपका दूसरा एमसीक्यू। तो अब आपने ये स्टेटमेंट याद जब कर ली,
तो अब आप इसको पेपर में भी लिख सकते हैं और ऐसे जो 2 MCQs बन रहे हैं ये भी आपको समझ आ गई है इसकी। उसके बाद है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। फिर यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म है। इस मैथमेटिकल फॉर्म से भी आपके वो वाले MCQs आते हैं। आपको कहा जाएगा कि जब डिस्टेंस को हम डबल कर दें तो फोर्स पे क्या असर पड़ता है, डिस्टेंस को हम 4 टाइम्स कर दें तो फोर्स पे क्या असर पड़ता है, डिस्टेंस को हम हाफ कर दें फोर्स पे क्या असर पड़ता है, अच्छा मैग्नीट्यूड को हम डबल कर दें फिर फोर्स पे क्या असर पड़ता है। ये सारी चीजें आपसे MCQ में पूछी जाएंगी और जब इस इक्वेशन को आप याद कर लेंगे तो ये आप पेपर में मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद सेंटेंस लिखा गया है कि वेयर k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ द यूनिट्स यूज्ड एंड द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। ये आपका MCQ है कि k प्रोपोर्शनलिटी का जो कांस्टेंट है ये किन दो चीजों पे डिपेंड करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है और मीडियम बिटवीन द चार्जेस पे डिपेंड करता है। अच्छा, द इलेक्ट्रिक चार्जेस Q1 एंड Q2 आर अज्यूम्ड टू बी पॉइंट आर लोकलाइज्ड चार्जेस। ये भी MCQ बन सकता है कि Q1 Q2 पॉइंट चार्जेस हैं, टेस्ट चार्जेस हैं, सोर्स चार्ज है, क्या चीज है। प्रोवाइडेड दैट द साइज ऑफ द बॉडीज कैरिंग द चार्जेस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपको डिफिनीशन दे दी गई है पॉइंट चार्ज की। तो अगर क्वेश्चन आ जाए FSC के पेपर्स में कि पॉइंट चार्ज क्या होता है तो आप यहां से उसको लिख सकते हैं। इन ऑर्डर टू शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, यहां पर अब न्यूटन्स का थर्ड लॉ अप्लाई किया गया है कूलम्स के लॉ पर। तो नीचे उन्होंने इक्वेशन दी है कि F21 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F12। फोर्स F12 exerted by Q2 on Q1 is equal in magnitude to the force F21 exerted by Q1 on Q2 and in the opposite direction as illustrated। मुझे याद है मेरे पेपर में MCQ आया था कि एक्सप्लेन कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो मैंने फिर यहां से प्रूव किया था कि किस तरह न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है कूलम्स के लॉ के ऊपर। तो यहां जब ये चीज आपने याद कर ली तो आपका FSC का शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया और इससे फिर किस तरह के MCQs आते हैं। MCQ बड़े इंपॉर्टेंट MCQs यहां से आते हैं। आपको कहा गया होगा कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड है तो वो डबल है Q2 के। तो अब Q1 जितना फोर्स लगा रहे Q2 के ऊपर और Q2 जितना फोर्स लगा रहे Q1 के ऊपर, इसका रेशो क्या बनता है। तो नीचे अगर तो आपने ये चीज नहीं पढ़ी होगी तो आप कहेंगे कि चूंकि Q1 बड़ा चार्ज है तो इसलिए वो ज्यादा फोर्स लगाएगा और Q2 छोटा चार्ज है तो वो कम फोर्स लगाएगा, तो इसलिए ये 2:1 होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि Q1 जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है Q2 पर, Q2 भी उतना फोर्स अप्लाई कर रहा है Q1 के ऊपर, तो ये 1:1 आता है। ये MCQ आपसे पेपर में MDCAT में पूछा जा सकता है। इस टॉपिक से जितने भी MCQs आ सकते थे, जितने भी MCQs पॉसिबल थे, वो हमने स्टडी कर लिए हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक पास्ट पेपर्स की बुक खरीदनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। पास्ट पेपर्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आप प्रैक्टिस बुक्स के पीछे जाएंगे, प्रैक्टिस बुक से ज्यादा फायदा आपको पास्ट पेपर्स की बुक देगी। जो फैक्ट्स आपकी बुक में नहीं है उन फैक्ट से क्वेश्चन नहीं आएगा। आई रिपीट, जो इंफॉर्मेशन आपकी बुक में नहीं है उस इंफॉर्मेशन से MDCAT में क्वेश्चन नहीं आता। अपने लिए चीजों को मुश्किल ना बनाइए। मैंने नोट्स पढ़े हैं और नोट्स में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखा होता है। प्रेप बुक्स होती हैं, प्रैक्टिस बुक्स होती हैं, उनमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के ऊपर MCQs आते हैं और वो मैं सॉल्व नहीं कर पाता था और फिर मैं डीमोटिवेटेड हो जाता था कि मैं तो यार बुक से पढ़ रहा हूं, मेरा ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं हो रहा। और उसके बाद मैंने पास्ट पेपर्स की बुक खरीदी और पास्ट पेपर्स की बुक में जब मैं ये चीज बुक से स्टडी कर लेता था और उसके बाद मैं पास्ट पेपर्स को चेक करता था, मेरे 100% MCQs करेक्ट हो जाते हैं। यकीन मानिए बहुत आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं MDCAT में, बस अपने बुक के पीछे पड़ जाएं। फिजिक्स में एक एक्सेप्शन है कि फिजिक्स में शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह आती हैं, तो वो फिर आपको प्रेप बुक्स, और ये वाली बेहतरीन प्रेप बुक थी जायन पब्लिशर्स की, ये वाली बुक थी मेरे पास जायन पब्लिशर्स की, इससे मैंने अपना फिजिक्स प्रिपेयर किया है। फिजिक्स के लिए अगर तो आप एक प्रेप बुक खरीदना चाहते हैं तो ये वाली बुक बेहतरीन बुक है। इसमें भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को आप इग्नोर कीजिए और जो चीजें आपकी बुक की हैं और वो इसमें है तो वो आप आसानी के साथ इससे कर लें। देखें, नोट्स इस्तेमाल करें लेकिन वो नोट्स इस्तेमाल करें जो आपके लिए आपका काम आसान बनाए। एक नोट्स जो आपके लिए काम मुश्किल बनाए, क्योंकि मैंने इस तरह के भी नोट्स देखे हैं
छोटा सा टॉपिक होता है, उन्होंने इतना बड़ा लिखा होता है कि उसको प्रिपेयर करते करते 1 घंटा मेरा लग जाता था। तो मेरे पास तो इतना ज़्यादा टाइम था नहीं। अब ये वाला टॉपिक मैंने आपके सामने 5 मिनट में प्रिपेयर कर लिया है, क्योंकि मैं बोल भी रहा था। अगर ये मैं खुद प्रिपेयर करता तो ये 2 मिनट्स में मेरा प्रिपेयर हो सकता था। बस आपने प्रैक्टिस के लिए पास्ट पेपर्स की बुक खरीद लेनी है और सिर्फ एक प्रेप बुक आपने खरीदनी है, ये वाली। अब मैं आपसे कहूं कि स्केड्यूल किस तरह होना चाहिए आपका। देखिए, अभी आपके पास तकरीबन 6 मंथ्स कंप्लीट है। आपके पास फरवरी का महीना है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है और जुलाई, ये 6 मंथ्स है। आई वुड एडवाइस कि फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये जो 3 मंथ्स हैं, इसमें आप सिर्फ अपना सिलेबस और अपनी बुक के पीछे पड़ जाए। यानी मैं अभी केपीके से हूं, सो मैं सिर्फ केपीके टेक्स्ट बुक के पीछे पड़ जाऊं। अगर आप पंजाब से हैं तो आप सिर्फ पंजाब टेक्स्ट बुक्स के पीछे पड़ जाएं। अगर आप सिंध से हैं, सिंध टेक्स्ट बुक के पीछे पड़ जाएं। अगर आप फेडरल से हैं तो आप फेडरल टेक्स्ट बुक्स के पीछे पड़ जाएं। ये 3 महीने जब आपने अपनी बुक से स्टडी की, उसके बाद एफएससी का एग्जाम होगा। चूंकि आप एफएससी को भी इम्प्रूव कर रहे थे, आपने इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देना है। उसके बाद जो मई, जून और जुलाई के महीने हैं, 3 महीने, इनमें फिर आप आहिस्ता आहिस्ता फेडरल की बुक, पंजाब की बुक्स, सिंध की बुक्स और बलूचिस्तान की बुक्स, अगर तो टेस्ट सेंट्रलाइज हुआ उसके भी चांसेस लो हैं, क्योंकि बुक्स हम सबके डिफरेंट हैं। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट कुछ चीजें हैं जो डिफरेंट है, तो उसके चांसेस कम हैं। लेकिन अगर हुआ सेंट्रलाइज टेस्ट तो फिर उसके बाद उन आखिरी 3 महीनों में आप रिवीजन करें दूसरी बुक से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नोट्स किस तरह बनाएं, या नोट्स बनाएं या ना बनाएं। आई वुड एडवाइस कि आप नोट्स बनाएं। अभी हमने फिजिक्स में ये चीजें अंडरलाइन की थी ना। अब इस वाले पेज में, फिजिक्स में तो खैर टू द पॉइंट बातें की गई होती हैं, लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री में बुक के पेजेस में काफ़ी एक्सप्लेनेटरी चीज़ें भी होती हैं जिनसे एमसीक्यूज नहीं बन सकते। इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपके एक्सप्लेनेशन के लिए होती हैं, उनसे एमसीक्यूज नहीं बन सकते। आपका उनको समझ लेना काफ़ी है। तो वो वाली चीज़ें आप अगर तो बुक से पढ़ लें और फिर जब आप रिवाइज करेंगे तो आप दोबारा उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपका वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगी। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपेयर कर रहा था केमिस्ट्री की, तो मैं क्या करता था कि मैं इस तरह के पेजेस लिया करता था, एक टॉपिक मैं पढ़ लेता था और फिर उस टॉपिक की शॉर्ट समरी और उसकी मोटी मोटी बातें जिनसे एमसीक्यूज आ सकता है वो मैं लिख लेता था इन पेजेस के ऊपर। इससे क्या होता था कि उस वक्त वो चीजें मुझे याद रह जाती थी, क्योंकि जब आप एक चीज लिखते हैं तो वो आपकी याद रह जाती हैं। और दूसरा ये होता था कि जब बाद में मैं रिवीजन कर रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो फिर मैंने अपनी बुक नहीं खोली, मैंने इन ही पेजेस से रिवीजन की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 6 चैप्टर्स हैं, जो टफेस्ट कह सकते हैं कि टफेस्ट चैप्टर्स हैं, उससे काफ़ी मुश्किल सवालात आते हैं, तो वो मेरे इस तरह सॉल्व हुए हैं। अच्छा, व्हाट बुक्स टू यूज, इसका मैंने आपको पहले ही जवाब दे दिया है कि आप अपनी ही बुक्स इस्तेमाल करें केपीके के, और अगर बहुत ज़्यादा आपको दूसरे बुक्स इस्तेमाल करने हैं तो फिर दूसरे बोर्ड्स और दूसरे प्रोविंसेस के बुक्स इस्तेमाल करें, लेकिन वो भी तब जब आप अपने बुक से आर पार निकल जाएं, जब आप अपने बुक से सिलेबस कंप्लीट कर लें। अगर आप डे 1 ही से दूसरे बुक्स इस्तेमाल करेंगे तो एक एक टॉपिक कवर करने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और फिर इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी, और फिर इतनी इंफॉर्मेशन को रिवाइज करना और कैप्चर करना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। जितना आप अपने लिए चीज़ को आसान कर सकते हैं उतना आप अपने लिए चीज़ आसान करें। प्रेप बुक मैंने आपको एक सजेस्ट की है जायंट पब्लिशर की, अगर आप केपीके में रहते हैं। मेरे ख्याल से ये तमाम प्रोविंसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरह की बुक है कि तमाम प्रोविंसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक थी, लेकिन इसमें भी अगर तो कोई चीज़ एक्स्ट्रा है आपकी बुक से, वो चीज़ याद न कीजिएगा, बिकॉज आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गैदर किया करता था। प्रेप बुक्स हो गए, नोट्स हो गए, टीचर के लेक्चर्स हो गए, और उसका नुकसान ये हुआ कि एक टॉपिक को कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, और दूसरा उस टॉपिक को फिर मैं अपने मेमोरी में रख भी नहीं सकता था, क्योंकि एमडीकैट आपका मेमोरी बेस्ड है। 70% आपके रिकॉल क्वेश्चंस आते हैं, तो जो इंफॉर्मेशन आपकी बुक में है वही इंफॉर्मेशन आपके टेस्ट में आएगी। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको नोट्स, टीचर के लेक्चर्स
या प्रेप बुक्स की तरफ से मिल रही हैं तो वो आपके लिए आपका काम आसान बनाने की बजाय मुश्किल बनाएगी, और उनको फिर रिटेन रखना भी मुश्किल है, और फिर इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन को आप रिवाइज भी नहीं कर सकते, और इस वजह से भी बहुत सारे लोगों का टेस्ट खराब गुजरा है। हमारे टीचर्स हमें कहते थे कि यार एमडीकेट बनाते वक्त एग्जामिनर के जहन में वो वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं जो गांव से पढ़े होते हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेजेस से सबक पढ़ा होता है, उनके पास तो इतने नोट्स और इतनी अकेडमीज और ये चीजें नहीं होती, उनके पास तो सिर्फ अपना बुक होता है। तो ये एमडीकेट इन्हीं के बुक से लाया जाता है और काफी आसान आसान क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो स्टूडेंट थे तो वो कोशिश करते थे कि मुश्किल मुश्किल चीजों को पकड़ ले, आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चंस आएंगे उनको कंप्लीट करने। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि 200 एमसीक्यूज में से कितने एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस आ सकते हैं? लेट्स से 5 एमसीक्यूज, 5 से तो ज्यादा एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ सकते ना। हमारे इस टेस्ट में 3 एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस थे। अच्छा, सजैब एमयू के टेस्ट में 24 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे, लेकिन फिर क्या हुआ? उन्होंने कोर्ट में केस लड़ा और वो रिकंडक्ट हुआ। रिकंडक्ट के बाद जब 14 एमसीक्यूज पर आउट ऑफ सिलेबस आए तो उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। तो अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं, आउट ऑफ द बुक क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं उस चीज के। तो आप आसान चीजें पकड़ें। अगर आप मुश्किल चीजों के पीछे पढ़ेंगे और आउट ऑफ सिलेबस चीजों के पीछे पढ़ेंगे तो आपसे अपनी बुक भी रह जाएगी और वो भी नहीं हो पाएगा, तो आपका तो टेस्ट फिर फेल ही रहेगा। मैंने ये किया था कि मैं सिर्फ अपनी बुक पर मैंने फोकस किया था और अपनी ही बुक से मेरा एमडीकेट क्लियर हुआ है। इसके अलावा मैंने और कुछ चीज़ें इस्तेमाल नहीं की। हाँ, स्टार्ट में मैंने बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की थी और उस वक्त काफ़ी हेडेक बन गया था मेरे लिए स्टडी करना, लेकिन बाद में जब मैं अपनी बुक के ऊपर आया इट वॉज वेरी वेरी इजी फॉर मी। द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट आंसर के एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है आप पर, और ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपका एक ओपिनियन होगा इसके बारे में, मेरा अलग ओपिनियन होगा, किसी दूसरे का अलग ओपिनियन होगा, और ये रियली डिपेंड करता है आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और आपकी मेंटेलिटी क्या है। देखिए, अगर तो आपको कॉन्सेप्ट्स समझ आ रहे हैं तो फिर तो मैं नहीं समझता कि आपको एकेडमी की जरूरत पड़ेगी। जितना टाइम आप एकेडमी में स्पेंड कर रहे हैं उतना टाइम अगर आप सेल्फ स्टडी में स्पेंड करें, ये जो तरीका मैंने सेल्फ स्टडी का बताया है, तो इंशाल्लाह आपका एमडीकेट क्लियर हो जाएगा। मैं अपनी मिसाल आपको देता हूं। मैंने फर्स्ट ईयर में फिजिकल एकेडमी चलाई, उसने मुझे बहुत ज्यादा फायदा दिया क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स वहां पर बिल्ड हो गए। सेकेंड ईयर में फिर मैंने फिजिकल एकेडमी चलाई, ट्यूशन क्लासेस की, उधर मेरे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो गए। अच्छा, जब मैंने एफएससी का एग्जाम दिया तो फिर मैंने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए, बट वो कोचिंग क्लासेस इस तरह थे कि उनका मुझे ज्यादा फायदा नजर नहीं आया क्योंकि ऑलरेडी कॉन्सेप्ट मुझे समझ आ गया था। अब मुझे क्या चीज करनी थी, मुझे उस इंफॉर्मेशन को याद करना था। इंफॉर्मेशन मुझे समझ आ गई थी, लेकिन अब उस इंफॉर्मेशन को याद करना था, और याद करने के लिए लगता है टाइम, और एकेडमी मेरा बहुत ज्यादा टाइम ले रही थी क्योंकि मैं जरा दूर रहता था, तो इसलिए 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में मेरा वेस्ट हो जाता था। इसके अलावा एकेडमी में आप 5 घंटे गुजार रहे हैं तो एकेडमी में आपके 5 घंटे वेस्ट हो रहे हैं। वेस्ट तो खैर नहीं कह सकते, बट फॉर मी इट वाज वेस्ट क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरा ऑलरेडी बिल्ट हो चुका था, तो वही चीजें मैं रिपीट कर रहा था। और एक तो मसला ये था, फिजिकल एकेडमी में गर्मी का मौसम था और जब मैं वापस आता था तो रास्ते में बहुत ज्यादा धूप की वजह से मेरे सर पर दर्द होने लगता था। तो जब मैं घर आता तो मजबूरन मुझे सो जाना पड़ता था, और फिर जब मैं सो के उठता था तो असर का वक्त होता था, तो मेरी डे का जो प्राइम टाइम है वो तो गुजर चुका होता था। आई वॉज अ मॉर्निंग पर्सन, लेकिन एकेडमी सुबह में थी तो मैं अपनी सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहा था, इसलिए 20 दिन मैं एकेडमी गया और उसके बाद मैंने फैसला किया कि बस अब मैं एकेडमी छोड़ दूं। मेरे लिए एकेडमी छोड़ना आसान थी बिकॉज मुझे 100% स्कॉलरशिप दी गई थी उनकी तरफ से, तो मेरे कोई पैसे वेस्ट नहीं हुए। बस मैंने एकेडमी छोड़ दी और मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की, और सुबह के वक्त, सुबह से लेकर शाम तक, जिस वक्त तक मुझे स्टडी का टाइम मिलता था मैं करता था। मेरा कोई खास रूटीन नहीं था, बस जिस वक्त टाइम मिल जाता था बस किताब खोल के बैठ जाता था, और इस तरीके से मैंने स्टडी की है, ये जो मैंने आपको बता दी है। अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज वर्क फॉर मी। तो अगर आप मेरा ओपिनियन सुनते हैं, मैं क्या करूंगा, अगर तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई एकेडमी, पहले तो मुझे जरूरत नहीं है एकेडमी ज्वाइन करने की बिकॉज ऑलरेडी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। लेकिन अगर फिर भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई एकेडमी ज्वाइन करने की, सो आई वुड प्रेफर ऑनलाइन एकेडमी ओवर ऑफलाइन।
और फिजिकल, बिकॉज ऑनलाइन एकेडमी में आपका काफ़ी ज़्यादा वक्त बच सकता है, आने जाने में वो प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा गर्मी का कोई इशू नहीं है। इसके अलावा फिजिकल एकेडमी में बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था। अगर तो आप लेट चले गए तो फिर आपको पीछे जाकर बैठना पड़ता था। वो 170 स्टूडेंट्स की क्लास थी, तो ज़रा सोचिए कि जब आप बहुत ज़्यादा पीछे बैठेंगे तो आपको तो बोर्ड दिखेगा भी नहीं, तो आप उसमें क्या सीख लेंगे। और तीसरी जो मेन इशू थी मेरी, ये सारी चीज़ें मैं एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि टीचर्स हद से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे थे लेक्चर्स में। उस इंफॉर्मेशन के मैं नोट्स बना रहा था, और फिर जब मैं टॉपिक को स्टडी करता था तो मैं खामखा उन नोट्स को पढ़ता था और उन नोट्स को याद किया करता था। और वहाँ से मुझे पता चला कि अगर तो आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के पीछे पड़ गए ना, तो आपका एक टॉपिक में 2-3 घंटे लग सकते हैं। तो आई डिसाइडेड कि प्रेपरेशन अपनी बुक से करनी है एंड आई कैन डू इट सेल्फ स्टडी। तो 20 दिनों के बाद मैंने एकेडमी छोड़ दी। तो मैंने आपको कंडीशंस बता दी हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए, देन आई वुड एडवाइज यू टू ज्वाइन एन एकेडमी। आपको फिजिकल एकेडमी बेटर लगती है, फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करें। आपको ऑनलाइन एकेडमी बेटर लगती है, आप ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर्ड हैं तो फिर आई वुड से कि आप पैसे भी वेस्ट ना करें और अपना टाइम भी वेस्ट ना करें, सेल्फ स्टडी ही करें। आप में से बहुत सारे इस तरह के लोग होंगे जो चाहते हैं कि वो आज ही से स्टार्ट ले लें, बट वो स्टार्ट नहीं ले पा रहे। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है उनकी ज़िंदगी में, उनका रूटीन सही तरह से बना नहीं है। तो इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर एक तो मेरी डेडिकेटेड वीडियो भी है, यहाँ पर आई बटन में वो आई होगी, आप जाके वो भी देख सकते हैं। बट शॉर्ट में आपको इतना कह सकता हूँ कि स्टार्ट स्मॉल एंड वर्क एंड इम्प्रूव दैट थिंग। यानी आपने छोटी सी चीज़ से स्टार्ट लेना है, क्योंकि अगर आपका हैबिट बिल्ट हो चुका है टाइम वेस्ट करने का, और आप डायरेक्ट चाहते हैं कि मैं 9 घंटे 10 घंटे स्टडी स्टार्ट कर दूं, तो वो डायरेक्ट नहीं हो सकता। डायरेक्ट आप परफेक्शन भी रीच नहीं कर सकते। स्टार्ट विद अ स्मॉलर थिंग। आप एक सब्जेक्ट से 1 आवर स्टडी से स्टार्ट लें और फिर आहिस्ता 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 उसको बढ़ाते जाइएगा। इसके अलावा अगर आप 2025 के एमडीकेट से डर रहे हैं, या आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो मेरी फर्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर है, आप जाकर वो देख लीजिए। अगर इस वीडियो में कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया हो, आप मुझे डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो उस पर भी मैं फिर वीडियो बनाऊंगा, और इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा जितनी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस मैं बनाता रहूँगा और जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देती रहेंगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।